Good morning, student. Your next chapter in physics, 9th class, force and laws of motion. पहला जो लेसन था आप लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा. अगला जो लेसन है वो इस मोशन के कौन कौन से लॉज हैं वो पढ़ेंगे और फोर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे. फोर्स के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में काफी पढ़ा हुआ है, 7th में 8th में. बट लॉज ऑफ मोशन ये आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है. फिजिक्स में आप लोगों को कंसेप्ट्स पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. कंसेप्ट्स आपके क्लियरली अच्छे से आपके दिमाग में घुसे हो, मतलब सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो. बात ये कोई चीज पेंडिंग ना रहे इसमें. तो फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स क्या होता है. छोटा सा पढ़ रखा है क्या. फोर्स इज ए पुल और पुश. यह आप लोगों ने छोटी सी क्लास में पढ़ा था, 6th में कह सकते हो आप, 5th में कह सकते हो. बट 9th क्लास में आते आते फोर्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी इनको मिला के और थोड़ी सी चेंज हो जाती है. क्या जो फोर्स होता है वह पुल और पुश होता है, विच चेंज द, ये वाले, विच चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड, और भैया उसको मूव करना और उसको स्टॉप करना, ये सारी चीजें जो होती है ना वो पुल और पुश क्या कर देता है, चेंज. फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज द स्पीड, साइज, शेप एक्सेट्रा. तो कहने का मतलब फोर्स जो है वह एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. तो आप इसको यूं कह सकते हो, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द स्पीड, साइज, शेप, रेस्ट, मोशन, ये सब चीजें चेंज कर देता है ऑन फोर्स. ये आप सबने फोर्स के बारे में पढ़ रखा है कि फोर्स, जैसे मान लो ये एक आपने मार्कर देखा है, यदि हम इस साइड से फोर्स लगाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाता है. ओके. तो कहने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट ही बोलिए, सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसको. अब जो फोर्स होता है उसके बारे में आगे क्या क्या चीजें हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, मतलब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है. तो एक फोर्स जो होता है वो क्या कर सकता है. एक फोर्स किसी बॉडी को जो कि स्टेशनरी होती है उसको मूव कर सकता है. एक लेग स्टैंड है, रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह आगे की ओर चलेगा. तो उससे क्या हुआ, वह रेस्ट में था, मूव हुआ, तो वह क्या कर सकता है, किसी बॉडी को मूव कर सकता है. ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक फोर्स क्या कर सकता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. हमारी साइड में फुटबॉल आ रखा है, हमारे साइड चलता है फुटबॉल, और हम पैर की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं और रोक सकते हैं. ऐसे ही कोई बॉलिंग करता है, गेंद हमारे पास आती है, बॉलर के द्वारा डाली गई, हम बैट से उसको एक जगह रोक सकते हैं. कोई चलती हुई चीज आ रही है, हम उसको एक जगह रोक सकते हैं. मतलब मूविंग बॉडी पे हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करके उसको हम स्टॉप कर सकते हैं. ये सारे हम फोर्स के क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इफेक्ट पढ़ रहे हैं. अगला, ए फोर्स कैन change the a force can change the speed of the object. एक फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है. एक गेंद, एक फुटबॉल या एक गेंद जो है वो आगे की ओर लुढ़क रही है और हम उस पर जोर से लात मारें, जोर से हम किसी भी चीज से उस पर फोर्स लगाएं तो वह और तेज चलती हुई चली जाएगी. तो आपने क्या कर दिया, आपने उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर दिया. स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो. बहुत तेज गति से बॉल आ रही होती है तो हम उसको धीरे 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 रोक दें तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम चेंज भी कर सकते हैं. अगला, a force can change the direction
ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? इस साइड से बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करता है गेंद की, तो बॉल की डायरेक्शन ये थी, हमने बैट घुमा के मारा और वो लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे कहीं भी हम उसको भेज देते हैं गेंद को, तो हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और लास्ट है ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी और उसके साइज को भी। भाई आपने बॉल देखी है, आपने तकिया देखा है ना, तकिया काफी लंबा होता है, तकिए को आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड से कंप्रेस करके उसकी आप शेप, उसका आप साइज चेंज कर सकते हो। तो एक फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये आप सबको पता लग गया। इसी बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, फोर्स की डेफिनेशन आप दोबारा फिर कह सकते हो। एक फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या कर सकती है, किसी बॉडी को मूव कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, स्पीड को चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, शेप और साइज को चेंज कर सकती है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स की डेफिनेशन ले सकते हैं। ये सारे थे फोर्स के इफेक्ट। अगला है रिजल्टेंट फोर्स। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इसके लिए मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक बहुत हैवी बॉक्स है, उस पे 10 आदमी लगे हुए हैं, तब वो बॉक्स आगे जाता है। 10 आदमी लगे हुए हैं, 10 आदमी उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ओके, अब उतना ही काम एक क्या आता है, बॉडी बिल्डर आता है और वो धक्का लगाता है उस पे, और वो बॉडी और वो जो बॉक्स वो हिल जाता है। तो यहां पे वो जो 10 आदमी थे ना, उनका फोर्स एक आदमी के फोर्स के बराबर था। इसे बोलते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। बेटा इसको जरा ध्यान से देखना। टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स की दो टाइप होती हैं, एक तो होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। ये दो टाइप के क्या होते हैं बेटा, फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो हो जाए और ये जीरो ना हो। जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बैलेंस फोर्स, और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो तो अनबैलेंस्ड फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आपने अभी देखा ही था। अब ये जीरो और नॉट जीरो का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक गत्ता है, ठीक है, इस गत्ते को हम यहां रखते हैं। ओके, दो आदमी हैं, एक आदमी यहां से फोर्स लगाता है, एक आदमी यहां से फोर्स लगाता है। ओके, और दोनों जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल अमाउंट में लगाया गया फोर्स है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लगाया वो क्या होता है, सेम होता है। जब सेम फोर्स लगाया जाए दोनों साइड से, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स जीरो। मतलब 2 न्यूटन इसने लगा दिया, 2 न्यूटन इसने लगा दिया। क्लियर है? तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समझ में आ गया। जब फोर्स क्या लगाए, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है इक्वल अमाउंट में, तो रिजल्टेंट फोर्स होता है। उसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ये होता है जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसमें एक आदमी दूसरे आदमी की बजाय ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, तो वह ऑब्जेक्ट एक साइड में चलना स्टार्ट हो जाता है। लेक्चर स्टैंड को यदि हम धक्का लगाते हैं इस साइड से, एक बच्चा उस साइड से लगाता है, और मैं धक्का लगाकर उसको उसकी साइड में धकेल दूं, तो यह फोर्स कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? एग्जांपल देखो इसका, टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी बोलते हैं इसको। टग ऑफ वार आप लोगों ने सुन रखा है, रस्सी खींचना। जब एक रस्सी होती है, कुछ आदमी इसके यहां लग जाते हैं और कुछ आदमी इस साइड लग जाते हैं। दोनों साइड के जो आदमी जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएं, तो
ये रस्सी न तो उधर जाएगी न ये रस्सी इधर आएगी, तब तो ये फोर्स हो गया बैलेंस फोर्स। और यदि एक साइड के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो दूसरे साइड के फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यह है रस्सी उनकी ओर चली जाएगी। इसे बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल और भी है भैया, आप अपनी बुक में पढ़ोगे कि क्या बोलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के। इस लेसन को आप केवल वीडियो देखते रहे, ओके। जितने नोट्स आप बना सकते हो उतने नोट्स बना लीजिए, बाकी इस लेसन के जो नोट्स हैं वो आपको मैं बीच बीच में डिलीवर करता रहूंगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे लास्ट में ही मैं आप लोगों को भेजूंगा, ओके। थैंक यू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका एक टॉपिक एटॉमिक एनर्जी वाला कई बच्चों ने पूछा है, जो उस लेसन में थोड़ा सा छूटा हुआ था। एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जैसे कि नाम लिखा हुआ है, एटम से जो एनर्जी मिलती है वह एटॉमिक एनर्जी होती है। The energy which is obtained by the nucleus of an atom by fusion और फिजन। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उससे जो एनर्जी ली जाती है फ्यूजन से या फिजन से। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, फिज का मतलब होता है टूटना। आप सबको पता होता है मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम होता है उसके भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ओके। मतलब एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एटम और एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके टूटने से या दो न्यूक्लियस के जुड़ने से जो एनर्जी मिलती है वह एटॉमिक एनर्जी कहलाती है। कंफर्म? एटॉमिक एनर्जी जो होती है उसमें दो बातें आई है, फ्यूजन और फिजन। एक बार में तो क्या होगा, एटम के जो लाइट न्यूक्लाई हैं वो जुड़ेंगे। न्यूक्लाई का मतलब दो न्यूक्लियस, और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, फ्यूजन। फिजन में हैवी न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है दो लाइट न्यूक्लाई, ओके। तो पहले हम बात करते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो क्या होता है, इसमें यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, ये इसके अंदर घुसता है और घुस के इसको क्या कर देता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है उसको अनबैलेंस कर देता है और इसका न्यूक्लियस टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। जब यह टूटता है तो इसमें दो और पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट क्रिप्टॉन और बेरियम, ये निकलते हैं, साथ में तीन निकलते हैं न्यूट्रॉन। ये फर्दर और डिवाइड होता है, ये तीन न्यूट्रॉन फिर क्या करते हैं, यूरेनियम के न्यूक्लियस में घुसते हैं और यूरेनियम फिर क्या, तीन। तो इस प्रकार से एक रिएक्शन जो है वो चलती रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं। एक से तीन, तीन से नौ, और ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। जब यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है तब इसका नाम बन जाता है
एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब में सब ऐसे होता है क्योंकि यह अनकंट्रोल होता है। जब यह रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो तो इसका नाम बन जाता है एटम बॉम्ब। यदि इस रिएक्शन को यदि कंट्रोल कर लिया जाए, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल कैसे होगा जरा देखो आप लोग ध्यान से। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इन 3 न्यूट्रॉन को कैडमियम और बोरान की जो रोड होती हैं उनको लगा के यदि इन 3 में से 3 न्यूट्रॉन में से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो 1 बचेगा। 1 आगे जाएगा, 3 में डिवाइड होगा, फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा। तो आपको पता है 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 1 बचेगा, 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 1 बचेगा, और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तब इसका नाम बन जाएगा एटॉमिक पावर प्लांट। ओके। और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लार्ज अमाउंट में, क्योंकि लार्ज अमाउंट का मतलब यहां 100, 200, 300 नहीं, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको पता होता है कि बहुत ही फायदेमंद ये हमारे लिए हो सकता है एटॉमिक पावर प्लांट। इससे फिर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का यूज कर लेंगे हम हीटिंग के लिए, और फिर क्या करेंगे, हीटिंग पर्पज के लिए हम, आपको पता है जब गर्मी प्रोड्यूस होगी उससे वाटर गर्म हो जाएगा, और वाटर से फिर भाप, और भाप से फिर हम टरबाइन घुमा सकते हैं। तो एटॉमिक पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट बना सकते हैं। लार्ज अमाउंट का मतलब सोचो आप लोग, यदि 2500 टन जो कोयला होता है, कोल, उसको जो जलाएं तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। मतलब चाहे 1 किलोग्राम यूरेनियम जला लो, चाहे 2500 टन कोयला, पूरी की पूरी एक मालगाड़ी जो भर के आती है उसमें 2500 टन कोयला लगभग होता है, तो 2500 टन कोयले को जलाएं, उसके बराबर एनर्जी रिलीज कितने होगी, 1 किलोग्राम यूरेनियम के फ्यूजन से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, जब 2500 टन कोयला जलाएंगे तो कितनी ज्यादा मात्रा में उसकी राख बचेगी, ऐश बचेगी, कितना पोल्यूशन होगा। और आपको पता होता है कोयला जो होता है वो हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये खत्म हो जाना है माइंस के बाद। तो ये हमारे पास इसका बेस्ट अल्टरनेट है कि हम एटॉमिक पावर प्लांट से एनर्जी बनाएं। आज के दिन इंडिया में मात्र 3%, केवल 3% जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो एटॉमिक पावर प्लांट से पूरी क्यों की जाती है। कारण इसका कारण ये है कि ये जो यूरेनियम जो होता है, इस यूरेनियम को जब हम यूज करते हैं तो हमें बहुत सी प्रिकॉशंस को यूज करना पड़ता है। प्रिकॉशंस का मतलब ये हो गया, ये बड़े, इसमें से रेडिएशंस निकलती है बहुत हार्मफुल, और वो रेडिएशंस जो है ह्यूमन बॉडी में इजीली पास हो जाती है। इसलिए यूरेनियम को हम जब यूज करते हैं तो हमारे सामने न्यूक्लियर हैजार्ड्स का बड़ा खतरा रहता है। मतलब रेडिएशंस निकल सकती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस क्या करती हैं, आदमी की, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आदमी का शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, सेल्स हैं, और सेल जो है वो इसमें से निकलने वाले रेडिएशंस के द्वारा खत्म हो जाती है। इसीलिए एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं उनकी डिसएडवांटेज ज्यादा है, एडवांटेज कम है, क्योंकि इसको बनाना जो होता है बड़ा हाईली कॉस्टली होता है, इसको मेंटेन करना बड़ा कॉस्टली होता है। दूसरा, इसका जो वेस्ट बचता है जिसको हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज, मतलब उसका निपटान करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है।
होता है उसको हम डिस्पोज करें कैसे? नंबर कितना है तेरा? ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसको यदि हम डिस्पोज करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। डिस्पोज का मतलब जब हम यूरेनियम को इस सारे प्लांट में यूज करते हैं तो कुछ अमाउंट में जो हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर कचरा बचता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। हालांकि 1 किलोग्राम यूरेनियम को जब जलाएंगे तो थोड़ी सी मात्रा में बचता है, तो वो थोड़ी सी मात्रा में जो वेस्ट बचता है वो भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल चीज होती है। इसको डिस्पोज हम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि जो रेडिएशन यूरेनियम में से निकलती है वो बॉडी में से पार हो जाती है, दीवारों में से पार हो जाती है, लोहे में से पार हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर ग्लास शीटों का एक बॉक्स बनाते हैं, फिर कंक्रीट का बॉक्स बनाते हैं, फिर लेड और कैडमियम का रोड का बॉक्स बना के और समुद्र की जो बॉटम होती है उसमें गड्ढा करके इसको डिस्पोज किया जाता है। इसलिए इसको बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना। ठीक है, और एक्सीडेंटली मान लो कभी ब्लास्ट हो जाए तो आपको पता है आसपास का जो एरिया है कई किलोमीटर में वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब 1945 में ये बम गिराए गए थे तो वहां आज तक उस जमीन पर एक तिनका भी नहीं उग पाया है। जैसे ये बम गिराया गया था उसी समय 3 लाख लोग तो ऑन स्पॉट ही मर गए थे बेटा, और 10 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें बाद में धीरे धीरे मरते रहे। वहां के लोगों में आज भी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है हमारे पास इसको यूज करना। ठीक है, तो ये था एटॉमिक एनर्जी वाला। न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा हो गया, और फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन में तो आपको पता है जो सन जो होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। सन जो होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन का जो सोर्स है वो फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब है आप यूं कह सकते हो दो हाइड्रोजन के क्या होते हैं, न्यूक्लाई होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और एक हीलियम का न्यूक्लाई बनाते हैं। दो लाइट न्यूक्लाई जुड़ करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं हीलियम का। ऐसा ही होता है सन में भी, कि सन में हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं इस प्रोसेस को तैयार होने के लिए पहले से ही हीट चाहिए होती है, तब जाके ना ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है पॉसिबल नहीं है अपने यहाँ पे पावर प्लांट में, हमारे पावर प्लांट में केवल ये पॉसिबल है। तो ये एटॉमिक पावर प्लांट का प्रोसेस था। ओके, मैंने आपको उसकी एडवांटेज बताई दी है, डिसएडवांटेज बता दी है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप एक बार बुक से कंसल्ट करना, नहीं आए तो फिर आप मेरे से बात करना। ओके, थैंक यू।